के अनुसार हम अब जो टॉपिक करने जा रहे हैं, कल हमने होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में बात की थी। आज हम कर रहे हैं नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस के अंदर इतना ही इफेक्ट पड़ेगा हमारे पास कि एक कांस्टेंट टर्म और आ जाएगी। फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस c1z सपोज कर लेते हैं इज इक्वल टू d1, b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में d1 d2 d3 की जगह 0 0 आ रहा था। इसमें हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू d1 d2 एंड d3 आएगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड हैं। उन 4 मेथड्स में से कोई भी मेथड अप्लाई करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 सभी मेथड्स के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी, 2 टॉपिक आएंगे। इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे, वो कंडीशन बनेगी। तो तीनों ही कंडीशंस के बारे में हमने बात करनी है। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है कि इस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड वही, x के कोफिशिएंट a1 a2 a3, y के कोफिशिएंट b1 b2 b3, z के कोफिशिएंट c1 c2 c3, यहाँ आ जाएगा x y z और ये बन जाएगा हमारे पास d1 d2 एंड d3। इस मैट्रिक्स को A, इसको X और इसको B से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब इसको X Y Z B से रिप्रेजेंट करते हैं तो कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक संवर्धित मैट्रिक्स बनती है। संवर्धित मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह से बनाएंगे और उसके बाद में उससे सॉल्व कैसे करेंगे वो बता रहा हूं मैं। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, देखो ये जो मैट्रिक्स A है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसके साथ अगर हम D1 D2 और D3 भी लिख दें रेशो लगाते हुए, तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स है उसे हम संवर्धित मैट्रिक्स या ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। इस ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि संगत कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। अब कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसे चेक होगी, इसमें हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स को, जो हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, जो हमारे पास एसलन मेथड था एक तो, और एक था हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में परिवर्तित करते थे। कैसे, हम इन 2 को 0 बनाते थे, फिर इसकी हेल्प से इसको 0 बनाते थे। वही मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड था, क्या नाम था उसका? नॉर्मल एसलन मेथड ही था। एक तो था नॉर्मल फॉर्म, एक था एसलन मेथड। एसलन मेथड के अकॉर्डिंग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको भी कन्वर्ट करेंगे सेम मेथड अप्लाई करते हुए। अब अगर सेम मैट्रिक्स अप्लाई करें तो ये देखिए आपके पास ये जो टर्म है वो तो कैपिटल A की मैट्रिक्स है, ये जो है वो B की मैट्रिक्स है, और इस कंबाइंड को हम A रेशो B की मैट्रिक्स कहते हैं। संवर्धित मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, A रेशो B की मैट्रिक्स। इसके अंदर अगर A रेशो B की मैट्रिक्स जो है उसकी कोटि और A की कोटि इक्वल आ रही हो, अब हमें रैंक ऑफ A कैसे कंफर्म होगा? रैंक ऑफ A, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो सिर्फ A की मैट्रिक्स ही है। जब आपने एसलन मेथड में कन्वर्ट किया है, एसलन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो इसका मतलब इसमें नॉन जीरो रोज पता चल जाएंगी। सिर्फ इतने से पार्ट में नॉन जीरो रोज कंफर्म कर सकते हैं हम।
अगर नॉन जीरो रोज की काउंटिंग जो है वो ए रेशो बी में जो काउंटिंग है उसके इक्वल आ जाती है, तो हमारे पास इसके कोई भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस आएंगे, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलेंगे, कंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी। और अगर ये जैसे सपोज करो जब एशलन फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये तीनों जीरो बन गए आपके पास, लेकिन ये जीरो नहीं बना, ये तो तीनों क्या बन गए जीरो, बट ये जीरो नहीं बना, तो ए का जो रैंक होगी वो तो 2 रह जाएगी, और ए रेशो बी की रैंक निकालेंगे तो 3 रह जाएगी, क्योंकि 3 नॉन जीरो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस बन गई। तो जब हमारे पास इस तरह का कोई पार्ट बनेगा तो उसमें हम कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो 2 पार्ट है हमारे पास, अगर ए रेशो बी एंड ए इक्वल आ जाते हैं तो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसमें नेम से आएगा कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी, संगत समीकरण कहलाएंगी, संगतता की कंडीशन को व्यक्त करता है। और अगर रो ऑफ ए रेशो बी स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए ए से, देन इनकंसिस्टेंट। नॉन हमारे पास असंगत होंगे ये, और असंगत होंगे तो नो सॉल्यूशन होगा ऑलवेज। ये तो हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म में, जब संवर्धित मैट्रिक्स निकालने तो उसके बाद में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को चेक करना। इस कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी से हम इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। संवर्धित मैट्रिक्स की सहायता से हम कोई भी इक्वेशन जो बनेगी, लीनियर इक्वेशंस, उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। बाद में आप वापस से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, ये ए, ये बी और ये एक्स, एक्स वाई जेड की फॉर्म में रहेगा। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करते हुए इक्वेशन बनाते हुए और फिर सॉल्व किया जा सकता है। वो भी हमारे पास एक मेथड है टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। उसके अंदर मैं जब सॉल्यूशंस आगे करवाऊंगा तब मैं बता दूंगा। पहले हमारा टॉपिक कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करना था, वो इस फॉर्म में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज का 3rd बी का, ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू -3, एक्स प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू -2, 2x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल्स टू 7। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये मैट्रिक्स कुछ ए रेशो बी की मैट्रिक्स जो बनेगी, संवर्धित मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, वो कुछ इस फॉर्म में होगी 1 1 2 1 1 4 1 - 2 7 रेशो -3 -2 एंड 7। सिर्फ रो में चेंजेस करने हैं, कॉलम में कोई चेंज नहीं करना। इसमें संवर्धित मैट्रिक्स या आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद इन दो को जीरो बनाएंगे। जीरो बनाने के लिए R2 में चेंज R2 - R1, R3 में चेंज R3 - 2R1। मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 1 1 रेशो -3, 0 0 -3 रेशो +1 एंड 0 4 - 2 2 7 - 2 5 रेशो 7 +6 7 + 6 13। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको जीरो और बना सकते हैं, बाकी जीरो नहीं बन सकती। इसका मतलब इसका हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता, सिर्फ इतनी ही हमारे पास पार्ट में रहेगा। अब अगर रैंक ऑफ ए की बात करें, 3 नॉन जीरो रो है हमारे पास इस पार्ट में, इतने से पार्ट में अगर चेक करें, और रो ऑफ ए रेशो बी में चेक करें, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 3। इसका मतलब कंसिस्टेंट है, लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट।
अब अगर इसका सॉल्यूशन निकालना हो तो सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। हमारे पास ये बन जाएगा 1 1 1 0 0 -3 0 2 5 x y z इक्वल्स टू -3 1 एंड 13। सॉल्व कर लो इसको। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आ जाएगा -3 वाई इज इक्वल टू 1 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 13। इसकी हेल्प से y की वैल्यू -1/3, ये y की वैल्यू इसमें पुट करके z की वैल्यू और y और z की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है, जो कि इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट मेथड है क्रैमर रूल, क्रैमर नियम। हमने अभी अभी कन्वर्ट की थी, एक इक्वेशन ये बनाई थी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसके साथ में था हमारे पास x y z, यहाँ पे इक्वल में था d1 d2 d3। इसको सॉल्व करने के लिए क्रैमर का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। फिर डेल्टा 1 कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा 1 का मतलब होगा हम फर्स्ट कॉलम को d1 d2 d3 से इंटरचेंज कर दें, बाकी कॉलम एज इट इज b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो उसे डेल्टा 1 कहते हैं। डेल्टा 2 मीन्स सेकेंड कॉलम को चेंज कर दें, a1 a2 a3 एज इट इज, d1 d2 d3 जो है वो सेकेंड कॉलम की जगह आ जाए और थर्ड कॉलम एज इट इज c1 c2 c3। और डेल्टा 3 मीन्स सेम, अब की बार थर्ड कॉलम को चेंज कर दें, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड d1 d2 d3। पहले ये कैलकुलेट करेंगे। इसमें अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तभी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन में आएंगे। अगर ये जीरो के इक्वल आ जाए तो वही यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। यूनिक नहीं है तो हमारे पास दो कंडीशंस बनेंगी, आइदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अब वो इनफाइनाइटली मैनी कब होगा और नो कब होगा वो बाद की कंडीशंस है हमारे पास। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए ये तीनों में से अगर कोई एक हमारे पास जीरो बन जाता है तो हमारे इसमें तीनों के तीनों जीरो बन जाते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और कोई एक नॉन जीरो बन जाए तो नो सॉल्यूशन होता है। कंडीशंस अलग हैं, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे। लेकिन अभी जो हमारे पास टॉपिक है उसमें क्रैमर फॉर्म से, क्रैमर रूल से हम किस प्रकार से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो सबसे पहले x निकालने के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास डेल्टा 1 जो निकाला आपने, उसमें डेल्टा का डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू। y की वैल्यू के लिए डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z की वैल्यू के लिए डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। इन फार्मूलों का यूज करते हुए हम x y z वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड मेथड मैट्रिक्स मेथड है। मैट्रिक्स मेथड पढ़ा हुआ है आपने। मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग ax इज इक्वल टू b गिवन होता है। हम x की वैल्यू निकालने के लिए a का इन्वर्स निकालेंगे और इनटू b कर देंगे। जो भी a इन्वर्स b की वैल्यू आएगी वो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड हमारे पास है जो अभी अभी हमने किया था, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स या ई ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं इसको, ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के अंदर हम ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प लेते हैं और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स संवर्धित अवयव
संवर्धित मैट्रिक्स जो अभी अभी हमने लिखी थी, पहले हम ए रेशियो बी में कन्वर्ट करेंगे, ए रेशियो बी में कन्वर्ट करके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं इसको। जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है तो जैसे कि मैंने अभी अभी बताया था, आप वापस ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 3 मेथड है हमारे पास प्रॉपरली सॉल्व करने के। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का सिर्फ एक ही मेथड दिया हुआ है आपके सिलेबस में, इनसे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी नहीं चेक करना, सिर्फ आर्ग्यूमेंटेड मेथड यानी संवर्धित मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके फिर ही आपने कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है। लेकिन अगर सॉल्यूशन करना हो लीनियर इक्वेशंस का तो आपको तीनों में से कोई मेथड दिया जा सकता है, नहीं दिया गया हो तो आपकी मर्जी है, वो मेथड लगा सकते हैं जो आपको ईजी लगे। तो यहाँ पे जब मेथड लगाएंगे, ये जो मेथड है वो ईजी रहता है, ए रेशियो बी में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करते हैं। ए रेशियो बी आपको बता चुका हूँ एशेलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाद में वापस से उसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो सारा इसमें आ जाता है। इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ए रेशियो बी को जब एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम का यूज नहीं करना है। आप कहीं पे भी कॉलम का यूज नहीं कर सकते हैं। कॉलम का यानी C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करना या C3 में से C2 को सब्ट्रैक्ट करना, ये चेंजेस नहीं कर सकते। ओनली रो में चेंज करते हुए आप सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि अगर रो में चेंज करते हैं तभी D1 और D2, ये जो यहाँ पे D1 D2 D3 आता है, उनमें चेंजेस होंगे। अगर आप कॉलम में चेंज करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर इक्वेशन ही नहीं बनेगी आपकी, वो सॉल्यूशन सही नहीं होगा। तो संवर्धित मैट्रिक्स में बदलने के बाद सिर्फ रो में परिवर्तन करेंगे, कॉलम में परिवर्तन नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 पूछा है इसमें, थर्ड एक्सरसाइज से पहले। सो एग्जांपल नंबर 4 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन होमोजेनियस इक्वेशन 2x + 3y + 4z equals to 0, x + y + z equals to 0, 4x + 6y प्लस लैम्डा जेड के जेड इज इक्वल टू 0 हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन और सार्थक हल है। देखो, ट्राइवल सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के बारे में बात कर लें पहले छोटा सा। ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब होता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। अगर कोई भी इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है तो उसे ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब जैसे x = 0, y = 0, z = 0, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन, अगर हम नॉर्मल इक्वेशंस की बात करें तो नॉर्मल इक्वेशन में ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा जिसमें x y z की कोई फिक्स वैल्यू आती है, जैसे 1 2 3 आ जाए, 1/2 1/3 1/4 आ जाए, कुछ इस प्रकार की इक्वेशन जो होंगी उसे हम ट्राइवल सॉल्यूशंस कहेंगे। लेकिन अगर उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है तो उसे हम नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं। इनफाइनाइटली मैनी या जो हमारे पास कंडीशन है उसमें एक ही केस था हमारे पास कि अगर रो ऑफ ए की वैल्यू लेस देन हो n से, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो अगर स्मॉलर हो किससे, ए से, n से या m से, जो हमारे पास ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग, तो उसे हम नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कहेंगे। हम सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये बनता है 2 1, ए की वैल्यू अगर निकालें 4 3 1 6 4 1 k। अगर हम चेंजेस करें R2 में चेंज करते हैं, R2 - R1 का हाफ डिवाइड कर दें, हाफ करके, और R3 में चेंज करें, R3 में से चेंजेस क्या करेंगे हम इसमें, R3 में से 4 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कंडीशन बनेगी। तो ये बन जाएगा आपके पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स टू 2 3 4, ये बन जाएगा 0, 1 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, ये बन जाएगा 0, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और ये k - 8। अब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है दैट मस्ट बी स्मॉलर देन 3 से स्मॉलर होनी चाहिए कोई भी कंडीशन।
अब 3 से स्मॉलर वो 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। इसमें 1 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इसको और आगे 0 तो बनाया नहीं जा सकता पूरी रो को। एक ही पार्ट बन सकता है, 2 रैंक हो सकती है इसकी। अगर 2 रैंक कब बन सकती है? रो ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इज पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल है जब k माइनस 8 की वैल्यू 2 0 के इक्वल हो। अगर k माइनस 8 की वैल्यू 0 है तो k इज इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है।